नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़े अपडेट के साथ। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है। 5 दिन गुजर चुके हैं मगर अब भी मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस जो है ये बरकरार है। इसे लेकर राष्ट्रीय नेताओं और छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों की कई दौर की बैठक भी हो चुकी है, मगर अब तक मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा तो दूर, इसके लिए पर्यवेक्षकों की ऐलान तक नहीं हो पाए। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर जो देरी हो रही है, कांग्रेस अब इस पर तंज कस रही है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री के दावेदार बहुत हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि उनको लेकर सिर फुटअव्वल चल रहा है। वहीं बीजेपी कोई भी स्थानीय नेता इस पर बोलने को तैयार नहीं है। सभी एक ही राग अलाप रहे हैं कि फैसला हाईकमान को करना है। वैसे चर्चा इस बात की है कि जल्द ही प्रदेश में 2 पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर्स भेज दिए जाएंगे। विधायक दल की बैठक वो लेंगे और मुख्यमंत्री की घोषणा कर देंगे। इधर पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान होते ही रायपुर में विधायक दल की बैठक और शपथ ग्रहण की तारीख और स्थान की घोषणा भी हो जाएगी। इधर यह भी चर्चा है कि राज्य गठन के बाद बीजेपी पहली बार सरकार में नया प्रयोग करेगी। बीजेपी पहली बार एक सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम बना सकती है। तो एक बड़ा अपडेट आपको IBC 24 के मंच से हम बता दें आपको कि एक बार पहला और एक अनोखा नया प्रयोग बीजेपी इस बार छत्तीसगढ़ में राज्य गठन के बाद पहली बार ऐसा कर सकती है कि मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम भी बीजेपी घोषित कर सकती है। केंद्रीय नेतृत्व लगातार इस बात को लेकर के तय कर रहा है और जल्द से जल्द इस पर भी निर्णय होगा और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक नई गाथा और विकास के नया स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी मतभेद है अभी मुख्यमंत्री को लेकर, जिस प्रकार से, क्योंकि उन्होंने किसी को फेस सामने करके चुनाव नहीं लड़ा। मोदी जी के फेस पर चुनाव लड़ा था। अब सर फुटअव्वल होगा। अब मंत्री भी बनना है, मुख्यमंत्री भी बनना है। अभी तो पता चलेगा, अभी फैसला नहीं ले पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में करारी हार के बाद कांग्रेस आलाकमान समीक्षा करने जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने MP कांग्रेस के नेताओं को दिल्ली तलब कर दिया है। बैठक शुक्रवार शाम 4 बजे होनी है और इस बैठक में PCC चीफ कमलनाथ, डॉक्टर गोविंद सिंह, दिग्विजय सिंह के अलावा उमंग सिंघार, कमलेश्वर पटेल, ओंकार सिंह मरकाम को भी बुलाया गया है और चुनाव हार चुके जीतू पटवारी और पूर्व PCC चीफ अरुण यादव को भी बैठक में बुलाने की अटकलें हैं। बैठक में न केवल हार के कारणों पर मंथन किया जाएगा बल्कि नेता प्रतिपक्ष के नाम पर भी चर्चा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक ये खबर मिल रही है कि कमलनाथ अगर PCC चीफ का पद छोड़ते हैं तो आलाकमान नए और युवा चेहरे को बतौर प्रदेश अध्यक्ष कमान सौंप सकता है। लेकिन जानकार ये कह रहे हैं कि कमलनाथ भले इस्तीफे की पेशकश करें पर आलाकमान राजी नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिहाज से कमलनाथ के अलावा कांग्रेस में ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो पार्टी को MP में संभाल सके। इधर इस पर बीजेपी ने कहा है कि जिस तरीके से हालात कांग्रेस में देखने को मिले हैं उससे कांग्रेस की सिर फुटअव्वल उजागर हो चुकी है। कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें सभी महासचिव सचिव सभी लोगों को बुलाया है, CWC मेंबर। उस पर समीक्षा भी होगी, भविष्य की लोकसभा को लेके, रणनीति को लेके भी चर्चा होगी। वहाँ सत्य पर कभी चर्चा नहीं होती। एक भ्रम का वातावरण बनाना है, हार का ठीकरा किस पर फोड़ना है ये केवल तय होना है, क्योंकि किसी भी हालत में गांधी परिवार को तो बचाना ही है और इसके लिए ये तय होना है कि ठीकरा किस पर फोड़ना है। दिल्ली में शुक्रवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समीक्षा बैठक करेंगे और इस बैठक में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के कार्यवाहक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, TS सिंहदेव, चरणदास महंत और PCC चीफ दीपक बैज दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर भूपेश बघेल ने कहा कि हमें जनादेश स्वीकार है। बीजेपी कांग्रेस सरकार की कई योजनाएं बंद कर सकती है। इस सवाल का जवाब जब मांगा गया उनसे तो उन्होंने कहा कि सरकार बनने दीजिए, फिर देखते हैं क्या बंद कर रहे हैं, क्या खोल रहे हैं। प्रदेश में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि अदृश्य शक्तियां हैं जो काम कर रही हैं। निर्देश किसने दिया है किसी को पता नहीं। गरीबों का रोजगार उजाड़ा जा रहा है। वहीं EVM में गड़बड़ी के सवाल पर भूपेश बघेल ने कहा कि EVM के बारे में बोलो तो बीजेपी को मिर्ची क्यों लगती है, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण है। तो अदृश्य शक्ति है जो काम कर रही है। गरीबों के जो रोजगार उजाड़ रहे हैं, तो ये तो वो अदृश्य शक्ति कौन है उसको आप लोग ढूंढें। जैसे ही EVM के बारे में कुछ बोलो, भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर से मिर्ची लगती है।
इतना जोर से क्यों लगना चाहिए? लगता है मतलब कुछ न कुछ तो कारण होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को श्योपुर पहुंचे। पदाधिकारियों के साथ बैठकर हारी हुई सीटों पर मंथन किया। शिवराज सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। श्योपुर के लोगों से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताने की अपील की। विधानसभा में हम नहीं जीत पाए, लेकिन आज हम संकल्प करेंगे कि किसी भी हालत में श्योपुर विधानसभा से और विजयपुर विधानसभा से मुरैना लोकसभा में इतनी बड़ी लीड देंगे, इतने वोटों से जिताएंगे कि दुनिया आश्चर्य करेगी कि कितनी बड़ी जीत श्योपुर वालों ने दी। भांडेर से कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया ने प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान यह दावा किया था कि बीजेपी को इन चुनाव में अगर 50 सीटें मिल गई, इससे ज्यादा अगर सीटें मिल गई तो वो अपना मुंह काला करवा लेंगे। और इसी वचन को पूरा करने के लिए अब फूल सिंह बरैया भोपाल में अपने समर्थकों के साथ रैली की शक्ल में राजभवन के लिए तरफ उन्होंने कूच किया। साथ में दिग्विजय सिंह थे। प्रतीकात्मक तौर पर दिग्विजय सिंह ने उनके माथे पर काला टीका लगाया। लेकिन इसके बाद भी फूल सिंह बरैया ने यह दावा किया कि आज भी अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो गए तो बीजेपी 50 सीटों से ज्यादा नहीं जीत पाएगी। हमारी लड़ाई भारतीय संविधान को बचाना है और लोकतंत्र को बचाना है, और ये लड़ाई हमारी निरंतर चलती रहेगी। बाबा साहब अंबेडकर के सपनों को पूरा हमें करना है। कांग्रेस के हाथों से सरकार छीनने वाली जो पार्टी भाजपा है, वो इतनी कमजोर दिमाग की नहीं है। अच्छा। वो आपको कोई मौका दे कहने का, वो तो लूटेंगे और साहूकार कहला जाएंगे। अब ये फैसला हमारी पार्टी में होगा तो हम लोग जैसा फैसला होगा वो काम करेंगे। मुंह तो जो कांग्रेस को लीड कर रहे थे, जो कैंपेन को लीड कर रहे थे, उनके जनता ने काले कर दिए हैं। कोई काला टीका लगाने से मुंह काला नहीं होता है। लोकतंत्र में जनता जिन्हें नकार देती है उनके मुंह भी काले ही माने जाते हैं। तो बरैया जी का तो इसमें दोष नहीं है, परंतु दुर्भाग्य यह है कि ठीकरा उन पर ही फूटा है। मुख्यमंत्री की रेस के सवाल पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक बड़ा बयान दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सीएम पद की रेस में 1 दर्जन नाम चल रहे हैं। विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री पद के कब सस्पेंस खत्म होने के सवाल पर कहा कि रविवार को ये सस्पेंस खत्म हो जाएगा। इस दौरान विजयवर्गीय ने एक निजी अस्पताल में भर्ती बीजेपी के घायल कार्यकर्ता से मुलाकात की और हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि एमपी में गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। एक दर्जन नाम चल रहे हैं अभी, और नाम भी चलाने वाले आप लोग ही हैं और इसलिए धन्यवाद आपको, आप मेरा नाम चला रहे हैं। लेकिन फिर भी सस्पेंस कब तक चलता रहे, क्या माना? हाँ, ये ठीक है, रविवार को खत्म हो जाएगा। हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं झुग्गी झोपड़ी के, और उनके साथ जो गुंडों ने, असामाजिक तत्वों ने हमला किया है, हम प्रशासन से मांग करेंगे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ऐसी गुंडागिर्दी की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसकी भी हम चिंता करेंगे। राजिम के सेंटर में एक आदिवासी युवक की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। गुरुवार को परिवार वालों के साथ थाना पहुंचे समाज के लोगों ने समूदा नगर पंचायत के सीएमओ पर हत्या का आरोप लगाया, कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही कार्रवाई नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। दरअसल स्वास्थ्यकर्मी नेम सिंह ध्रुव, सीएमओ केशराम साहू दिवाली पर गाँव आए थे। 13 नवंबर को दोनों किसी भी बात को लेकर इनके बीच मारपीट हो गई। इसके बाद घायल नेम सिंह को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिवार वालों ने केशराम साहू और अन्य लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया, थाने में शिकायत दर्ज कराई। 23 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर अब परिवार वाले आक्रोशित हैं। 23 दिन हो गए हैं और अभी तक हमें किसी भी प्रकार का थाना से और न ही वहाँ का पीएम रिपोर्ट से कोई किसी प्रकार का हमें अभी तक जानकारी नहीं मिला है। दर दर भटक रहे हैं, तो हमें न्याय चाहिए। यदि दोषी है तो उनको जल्द से जल्द उन लोगों को
कार्रवाई किया जाए। थाना में न पीएम रिपोर्ट आया है न एफआईआर की है। अगर एक सप्ताह के अंदर दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होता है और लिपापोती कहीं होती है तो समाज जो है चक्का जाम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। वो ना हो उसकी मारपीट की वजह से ही उसकी हत्या हुई है, ऐसा इन्होंने आरोप लगाया हुआ है, जिसकी जांच के लिए हमारे पास में मर्ग डायरी वगैरह आ गई है और लोगों के बयान और मर्ग डायरी अवलोकन और उसमें कुछ क्वेरीज वगैरह हैं, उसको कराने के उपरांत में जो भी निर्णय होगा उस पर हम पहुंचेंगे। जबलपुर में एलआईसी के रिटायर्ड अधिकारी से ब्लैकमेलिंग कर पैसे वसूलने का यह मामला सामने आया है। यहां 2 आरोपियों ने रिटायर्ड अधिकारियों का न्यूड वीडियो वायरल करने की धमकी दी और 69 लाख रुपए ऐंठ लिए। मामले में पीड़ित ने मदन महल पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एलआईसी के रिटायर्ड अधिकारी मल्टी लेवल मार्केटिंग का काम करते थे। उनसे गुटी गांव का रहने वाला प्रदीप परिचित था। पीड़ित ने बताया कि कुछ दिन पहले प्रदीप ने निवेश प्लान समझने की बात कहकर रिटायर्ड अधिकारी को घर बुलाया। उसका साथी विक्रांत भी आया था। आरोपी ने कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर पीड़ित को बेहोश कर उसका वीडियो बना लिया और वीडियो के आधार पर आरोपियों ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। एक दिन कोल्ड ड्रिंक में इनके में कुछ नशे की चीज़ मिला करके अश्लील टाइप की वीडियोस इनकी बना ली गई, जिनको जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको भेज करके लगातार ब्लैकमेल किया गया और ब्लैकमेल कर करके लगभग 69 लाख रुपीस उनसे जो है चेक तथा अकाउंट के माध्यम से अभी तक लिए जा चुके हैं। इस पर थाना मदन महल में एक्सटॉर्शन और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और विवेचना की जा रही है। धार में युवक को अर्धनग्न कर मारपीट का मामला सामने आया। घटना का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पीथमपुर के आईआर चौराहे पर एक ठेकेदार ने सरिया चोरी के आरोप में कुंदन नाम के युवक को पकड़ा था। ठेकेदार ने अपने साथियों के साथ मिलकर कुंदन की पिटाई की, जिसका वीडियो बना लिया गया। मौजूद लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर के जीवाजी यूनिवर्सिटी में रैगिंग का मामला सामने आया। कैप्टन रूप सिंह हॉस्टल में रहने वाले छात्र अपने साथ रैगिंग की शिकायत की है। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के छात्र ने कुलपति को शिकायती आवेदन देकर सीनियर छात्रों पर जबरन डांस कराने का आरोप लगाया। शिकायती आवेदन में पीड़ित छात्र ने लिखा है कि एमपीएड के छात्र गुर्जर हॉस्टल के दूसरे छात्रों के साथ रैगिंग करता है। छात्र की शिकायत पर कुलपति ने मामला एंटी रैगिंग कमेटी के पास भेजने के साथ ही कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। छात्र का ऐसा आरोप है कि उनका सीनियर छात्र उनको डांस कराने की कहता है, उनसे अभद्रता करता है। ये शिकायत स्वयं कुलपति को छात्र ने दी। छात्र ने इस पूरे मामले को एंटी रैगिंग कमेटी और प्रोक्टोरियल बोर्ड को सौंप दिया है। जो भी तथ्य सामने आएंगे, छात्रों के बयान लिए जाएंगे, उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। मुरैना के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में कुछ बदमाशों की ओर से बुजुर्ग के घर पर पत्थरबाजी की गई थी। इसका वीडियो सामने आ चुका है। दरअसल पथराव की तस्वीर पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और ये जो पूरी वारदात है, चुनावी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया था। पीड़ित ने आरोपियों पर कार्रवाई के लिए एसपी को आवेदन दिया है। पीड़ित का कहना है कि उनसे आरोपी पक्ष के कहे अनुसार वोट नहीं किया था। इससे नाराज होकर उसने पत्थरबाजी की थी। एक्शन लेते हुए एसपी ने थाना प्रभारियों को आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी का निर्देश दिया है। इसमें आरोपी उनका कहना है कि अभी अज्ञात हैं और विवाद कोई विशेष विवाद नहीं है। उनने कुछ लोगों पर संदेह जाहिर किया है। उनका कहना है कि पूर्व में हम लोग पास में ही रहते थे और उस वाली बात को लेकर कोई विवाद है। सीसीटीवी कैमरे में सारी घटना कैद हो गई थी। इन लोगों के द्वारा थाने में कल जाकर के पहुंचे और फिर जब उसकी तस्दीक की गई तो उस वाली घटना के ऊपर से अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया। मुरैना जिले की टोंगा पंचायत के सरपंच के बेटों की गुंडागिर्दी देखने को मिली। निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार किया गया। शिकायत जब की गई और जांच टीम वहां पर पहुंची तो सरपंच के बेटों ने अभद्रता की। दरअसल टोंगा पंचायत के पूर्व सरपंच ने शिकायत करते हुए ये आरोप लगाया कि वर्तमान में जो सरपंच है, निर्माण कार्यों में जो फर्जी राशि निकाली गई है और बंदरबाट किया गया है।
जिसके बाद जांच टीम जब वहां पर पहुंची तो सरपंच के बेटे ने जांच अधिकारियों के साथ मारपीट कर दी। पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच हैं, तो वो सरपंची को लेकर के ही मनमुटाव उनका लंबे समय से चल रहा था और उसी बात को लेकर के कल दोनों पक्षों के बीच में मारपीट हुई, तो उसमें अपराध पंजीबद्ध हो गया है दोनों की तरफ से ही। नारायणपुर से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, नक्सलियों ने ग्रामीण की वहां पर हत्या कर दी है। मुखबिरी के शक में, पुलिस मुखबिरी के शक में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पीएलजीए सप्ताह में जन अदालत लगाकर हत्या की गई, बाकायदा पर्चा फेंका गया, हत्या की जिम्मेदारी ली गई। सोनपुर थाना क्षेत्र के कोषताड़ी गांव की घटना बताई जा रही है। रायपुर में तीसरे दिन भी सड़क किनारे अवैध कब्जे और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रही। नगर निगम ने अभियान चलाकर न्यू राजेंद्र नगर, भारत माता चौक, आमापारा, मोवा, जी रोड, टिकरापारा समेत 6 जोन में कार्रवाई की है और इस दौरान निगरानी शुदा बदमाश रवि साहू के कालीबाड़ी चौक के अवैध कब्जे को भी तोड़ा गया। जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। रायपुर समेत पूरे प्रदेश में नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। हर जगह अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। रायपुर के लिए राहत वाली बात है क्योंकि जो सड़कें 40 फीट की 50 फुट की सड़कें 10 फुट तक रह गई थी, उसका कब्जा खाली कराया गया है। कालीबाड़ी में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। गांजा तस्कर रवि साहू, उसका जो अड्डा था, उसके जो गुर्गों ने अवैध कब्जा बनाकर रखा था, पुलिस की निगरानी करते थे उन गुमटियों में बैठकर, उन कब्जों को पूरे तरीके से तोड़ दिया गया है। फिलहाल आप देखेंगे कि महिला थाने के पीछे कार्रवाई चल रही है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी मांग ये भी उठ रही है कि सिर्फ गरीबों पर कार्रवाई ना हो, छोटे व्यापारियों पर कार्रवाई ना हो। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े कॉम्प्लेक्स के बाहर जो बड़ी संख्या में कारें खड़े होती हैं, जिन्होंने बेसमेंट को, गोदाम को पार्किंग को गोदाम बना के रखा है, वहां पर भी कार्रवाई जरूरी है। खुद पूर्व मंत्री राजेश मूणत ये कह रहे हैं कि सिर्फ गरीबों पे नहीं, जो बड़े लोग हैं, जो लोग सड़क को घेर कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है, उन पर भी ये कार्रवाई जरूरी है। तो देखते हैं कि मूणत जी की बात का कितना असर होता है। उम्मीद करते हैं कि बड़े लोगों पर भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। मिचोंग तूफान के असर से जो बारिश हो रही है, जिले में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। इंसानों पर इसका असर तो दिख ही रहा है, लेकिन अब भगवान को भी गर्म कपड़े पहनाए जा रहे हैं। शहर के मंदिरों में भी प्रतिमाओं को गर्म कपड़े पहनाए जा रहे हैं। तो इंदौर के खजराना मंदिर में भी अब गर्म कपड़े श्रद्धालु लेकर पहुंच रहे हैं और भोग भी अब मौसम के हिसाब से लगाया जा रहा है। श्री गणेश जी महाराज को प्रतिवर्ष ठंड में ऊनी वस्त्र धारण कराए जाते हैं और रात्रि जब मुकुट वगैरह सब उतार दिया जाता है तो रात्रि में 11 बजे बाद ये ऊनी वस्त्र पहनाए जाते हैं। जो भगवान गणेश जी महाराज के जो भोग लगेगा, जैसे अब ठंड आ रही है तो अब गुड़ तिल के लड्डू चढ़ेंगे, जो जिससे शरीर के अंदर गर्मी रहती है। तो मिचोंग साइक्लोन के चलते पिछले 3 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बारिश के साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं, ठिठुरन बढ़ गई है, लेकिन भिलाई के मैत्री गार्डन में सफेद बाघों को ठंड से बचाने के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है। शेरों के केज में अलाव रखे गए हैं। अजगरों को गर्माहट के लिए पैरावट का इंतजाम किया गया है। टाइगर जो है टेम्परेचर के लिए बड़ा सेंसिटिव होता है। गर्मी में और ठंड में इनमें बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो अभी पिछले 1-2 दिन से काफ़ी ठंड बढ़ी है, तो मैत्री बाग प्रबंधन ने उनके लिए अलाव की व्यवस्था की है। रात भर अलाव जलता है, जिससे उनके रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो अच्छे से रह पाते हैं। चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर पूरे छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। प्रदेश के सभी इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। किसानों की परेशानी बढ़ गई है। धान खरीदी बंद हो चुकी है। खेत में किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। खलिहान में धान भीग रहा है। रायगढ़ में पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है। राजिम, बेमेतरा, जांजगीर सभी जगह बारिश के चलते किसान परेशान हैं। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के 11 उपार्जन केंद्र ऐसे हैं जिनके पास न तो अपना कोई भवन है, न ही शेड है, न ही कोई सुविधाएं हैं। खुले आसमान के नीचे खरीदी हो रही है। बीजापुर के पूर्व विधायक विक्रम मंडावी जब किसानों के पास पहुंचे तो किसानों ने अपनी पीड़ा बताई, मदद की गुहार लगाई। धान पानी में डूबे है
ओकर बाद कटवा भी ओला काठी धान भी काला भी पड़ा थे करा ओला हम मुआवजा के मांग करत सरकार कर। धान का अभी मंडी में खरीदी भी नहीं होत भैया, बचे थे कोठार उठार बारी में है भैया, पानी में अभी मान ले तो बहन भले ढके हन, मगर वो नवी जमीन की नमी कहाँ जाही। धान खेत में पड़ा है और जो अल्बेस्टर में उसको लाए है सब बाहर में पड़ा है, सब भीग गया है क्या? हाँ, बारिश में भीगा है वह अभी। बारिश की वजह से 2-4 दिनों से अभी धान का आवक प्रभावित है और वैसे भी रायगढ़ जिले में दिसंबर मिड में ही धान की आवक प्रमुखता से आती है धान वहाँ। और बारिश में धान की सुरक्षा के उपाय के लिए हमने सभी समिति प्रबंधकों को धान को ढक कर रखने के निर्देश दिए गए हैं। गोपालपट्टनम क्षेत्र के सभी गाँवों में लगभग फसल बुरी तरह से प्रभावित हुई है, तो उसको आज मैंने मौका मुआयनता यहाँ पर निरीक्षण किया और हमारा कोशिश होगा कि जो भी यहाँ फसल बर्बाद हुआ है उन सभी फसलों का मुआवजा, उचित मुआवजा उन्हें मिले। उसके साथ साथ उन धानों का वहाँ मंडी में खरीदी हो। शहडोल में लगातार हो रही बारिश से आम जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, फसल को भारी नुकसान पहुंच रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 दिनों तक हल्की बारिश जारी रहेगी, ठंड भी बढ़ेगी। कृषि वैज्ञानिकों की माने तो बारिश के चलते फूल वाली सब्जियों और फसलों को नुकसान हो सकता है। 6 दिसंबर को पूरे संभाग में, चाहे वो उमरिया हो, चाहे अनूपपुर जिला हो, चाहे शहडोल जिला हो, लगातार जो है सवेरे से हल्की बारिश हो रही है और बादल पूरी तरह से छाए हुए हैं। और आने वाले पूर्वानुमान के अनुसार 2 से 3 दिनों तक मौसम इसी तरह से रहने की पूरी संभावना है। मतलब 8 तारीख तक जो है हल्की बारिश होती रहेगी। भिलाई के कला मंदिर में आज से अंतर्राष्ट्रीय नाट्य और संगीत महोत्सव शुरू हुआ। महोत्सव में फिल्म डायरेक्टर अनुराग बसु शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे महोत्सव होते रहने चाहिए क्योंकि परफॉर्मिंग आर्ट के बिना जीवन सूखा है। कार्यक्रम में संवाद सत्र के दौरान अनुराग बसु ने सभी सवालों के जवाब दिए। कला साहित्य अकादमी का महोत्सव शुरू हो चुका है, अंतर्राष्ट्रीय डांस और ड्रामा महोत्सव। और यहाँ पर सुबह का जो सेशन था अनुराग बसु के नाम था, उनका पहला सेशन खत्म हो चुका है और अभी पूरा दिन बाकी है। काफ़ी कुछ सीखने को है, काफ़ी कुछ जानने को है, लेकिन क्या कुछ आज खास रहेगा, हम यहाँ पर जो आयोजन समिति है उनसे, उनके जो लोग हैं उनसे जानते हैं। हमारे साथ सोनाली चक्रवर्ती जी हैं, डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती स्वयंसिद्धा ग्रुप की डायरेक्टर भी हैं और आज यहाँ पर मास्टर ऑफ सेरेमनी कहा जाए तो सोनाली जी हैं। तो दीदी, आज क्या क्या कार्यक्रम अभी शुरू हो चुका है, क्या क्या खास है आप दिन में? जी, आज सुबह 9:30 बजे से कार्यक्रम का शुरुआत हुआ है। अनुराग बसु जी को हमने एक सेशन में सुन लिया है। उन्होंने सभी हर एज ग्रुप के लोगों के सवालों के जवाब दिए हैं। अधिकांश सवाल फिल्मों में कैसे जाएं, स्ट्रगल कैसे करें, तो उन्होंने बेहद मतलब मैच्योरिटी से बहुत खूबसूरत जवाब दिए हैं। अभी यहाँ भिलाई के कुछ कलाकार कुछ अपनी कलाओं का प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद 2:30 बजे से फिर से अनुराग दादा फिर से अपना सेशन लेंगे कि वो सारे युवाओं से बात करेंगे, उनके जो भी दिल में सवाल चल रहे हैं उसका निपटारा करेंगे। ये साथ में मेरे पूरी जो युवा पीढ़ी, युवा जो विंग है हमारी, वो है ये जो पूरा म्यूज़िक और ये सारा पार्ट वर्कशॉप्स के और सब कुछ संभाल रहे हैं। और हर किसी से ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है सेल, क्योंकि अगर बीएसपी नहीं होता तो शायद ये मंच भी नहीं होता और यहाँ हम भी नहीं होते और मिनी इंडिया भी नहीं होता। तो मिनी इंडिया की जो खासियत है हम लगातार आपको बताते जाते हैं और ये जो सांस्कृतिक जो देन है, यहाँ पर संस्कृति के जो आदान प्रदान है, जो यहाँ पे कल्चर आप देखते हैं हर स्टेट का, और आज तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार भी आए हैं, तो एक दूसरे को जो आदान प्रदान होगा यहाँ की संस्कृति का, वो भी अपने आप में खास होगा। तो देखते रहिएगा आईबीसी के संग इन महोत्सव की खास झलकियां। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।